बहुत थोड़ी देर में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बैठक शुरू हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बैठक के लिए पहुंची हैं कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में यह बैठक होने वाली है और मीटिंग के बाद कमेटी की ओर से ब्रीफिंग भी हो सकती है। यूसीसी कमेटी में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, इस कमेटी के बारे में और ज्यादा जानकारी दें और आज इस कमेटी के बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से ये बैठक होने जा रही है, जब से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने कमेटी गठित की है, उसके बाद ये इनकी पहली बैठक है। पहली बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब ये लोग तय करेंगे कि आगे किस तरीके से उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को तैयार किया जाए और कैसे इसको लागू करवाया जाए। इसी को लेकर के बैठक के लिए तमाम तरह जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं और खुद कमेटी की अध्यक्षा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई भी पहुंच चुकी है। बैठक शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड सदन में ये बैठक चल रही है, जिसमें अगर बात करें तो अध्यक्षा समेत चारों सदस्य पहुंच चुके हैं और सभी के साथ अब मंत्रणा की जा रही है कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार किया जाए, उसको लागू करने का उद्देश्य क्या हो और किस तरीके से इसको लागू किया जाए। क्योंकि अगर बात करें तो पिछली बार जब दिल्ली दौरे पर आए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो खुद जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की थी और उनसे बातचीत की थी और उसके बाद अब ये पहली बैठक हो रही है। आज मुख्यमंत्री को भी दिल्ली आना है क्योंकि वो हैदराबाद में है, हैदराबाद से सीधे दिल्ली आ रहे हैं। तो जैसे ये बैठक खत्म होती है तो हो सकता है कमेटी की अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई मुख्यमंत्री से मुलाकात करें और उनको आज की बैठक के बारे में जानकारी भी दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो बैठक शुरू हो चुकी है, मीटिंग शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली लौट रहे हैं हैदराबाद से, तो उनको भी जानकारी दी जा सकती है। 4 सदस्य हैं इस कमेटी में और इसको लीड कर रही हैं जस्टिस रंजना देसाई। आगे बढ़ते हैं। योगी 2.0 के 100 दिन पर आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी सरकार। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोक भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 100 दिनों की उपलब्धियां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस को बताएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, थोड़ी ही देर बाद सीएम योगी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 100 दिन की जो उपलब्धियां रही हैं योगी 2.0 की, उसके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस को तमाम जानकारियां देने वाले हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री भी यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद रहेंगे। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। अनुभव, 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री खुद 100 दिनों की उपलब्धियां बताने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे जानकार ऐसा मानते हैं कि 100 दिन किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत लंबा वक्त नहीं होता है। फिर भी खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री 100 दिन के काम के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या जानकारी मिल रही है आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखिए, लोक भवन में जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जहाँ खुद मुख्यमंत्री कहें तो 100 दिनों का जो रिपोर्ट कार्ड है, सरकार का अब तक का जो काम है, जो उपलब्धियां हैं, उसे बताएंगे। सामने यही मंच है, यही स्टेज है जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठेंगे, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, इसके अलावा वित्त मंत्री मौजूद रहेंगे। और ये आप देखिए, यहाँ पर तकरीबन 11 कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। तो सरकार ने इसे नाम दिया है सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन। यानी 100 दिनों में सरकार ने जो कुछ भी काम किए हैं, आपको राजन याद होगा जब सरकार बनी 25 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ, उसके बाद एनेक्सी में प्रेजेंटेशन शुरू हुए, अलग अलग विभागों के प्रेजेंटेशन जो लंबे चलते थे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे तक। और उस प्रेजेंटेशन में हर एक विभाग का 100 डेज यानी 100 दिनों का एजेंडा रखा गया, 6 महीने का एजेंडा रखा गया, 1 साल का, 2 साल का और 5 साल का एजेंडा रखा गया जी। इसी अभी आप देखिए जो बजट सत्र था, उसमें अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट सरकार ने पेश किया, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का जिसका आकार था। तो कहीं ना कहीं योगी 2 में कुछ हम बदलाव भी देख रहे हैं, कुछ तब्दीलियां भी देख रहे हैं। और किस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहले चरण के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, उनको कहा कि आप मंडलों में जाइए, रिपोर्ट लीजिए। और साफ तौर पर जब खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग दूसरी जगह घूमने जाते हैं, हमारे जो मंत्री हैं वो गांव में गर्मी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
उसका एक चरण खत्म हो चुका है, दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। यानी 100 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 18 मंडल है, उनकी सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आ भी चुकी है और उसका क्या असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, हमने वो भी देखा। जो अफसर काम नहीं कर रहे थे वो हटाए भी गए। तो थोड़े से बदलाव हमें ज़रूर योगी 2 में नज़र आ रहे हैं और कई उपलब्धियां हैं, जैसे गन्ना किसानों का जो भुगतान किया सरकार ने, जो पुलिस में भर्ती की 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती कर दी। इसके अलावा जो टैबलेट है वो लगातार बांटे जा रहे हैं छात्रों को। ग्राउंड ब्रेकिंग ट्री सेरेमनी कर दी 100 दिन से पहले ही सरकार ने। 80,000 करोड़ की जो योजनाएं थी उनको धरातल पर लेकर आई है। ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें लगातार बताया जा रहा है और आज जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद होंगे अब से थोड़ी देर में, तो वो भी इन सारी चीज़ों को बताएंगे। और देखिए, इस सरकार ने अपना 100 दिन का, 6 महीने का, 1 साल, 2 साल और 5 साल का एजेंडा तय किया है और उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। यानी यूपी के विकास का, डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो पहले ही तैयार हो चुका है, खाका तैयार है, अब उसी पर काम करना है। इसके अलावा आप ये सोचिए, जब योगी 1 था तब 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए किस तरीके से IIM लखनऊ में लगातार मंत्री जाते थे, उनकी क्लास होती थी और फिर चूंकि कोरोना आ गया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अब ये तैयारी है 3 बड़ी कंपनियों को जो दुनिया में मानी जाती हैं इकॉनमी के लिए, उनको यहाँ पर काम दिया जा रहा है और उनसे पूरा प्रपोजल मंगाया जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो 3 से 4 महीने के भीतर वो पूरा उनकी कार्य योजना क्या है वो भी सारी चीजें आ जाएं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ये कह रही है कि हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम लगातार पूरा करें और 100 दिन तो अभी शुरुआत है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं 100 दिन शुरुआत है, इसके बाद 6 महीने, साल भर, और इस तरीके से सबका ब्लूप्रिंट तैयार है और सबका खाका भी सबके सामने रख दिया गया है जिनको काम करने हैं। और उसके बाद सरकार ये 100 दिनों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। ठीक है अनुभव, आपको बताएं कि अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कलाकार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। तस्वीरें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आप देखिए, लोक भवन के बाहर शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति लोक कलाकारों के द्वारा। योगी 2 के कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। सरकार ने इसे नाम दिया है सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 100 दिन और खुद मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड सरकार का पेश करेंगे। लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और उससे पहले ये जो लोक भवन की एंट्री है, यहाँ देखिए किस तरीके से जो लोक कलाकार हैं वो अपना नृत्य जो है यहाँ पेश कर रहे हैं। हालांकि हमने ये देखा, योगी 1 में भी देखा, जब भी इस तरह के कोई कार्यक्रम होते थे तो वहाँ ज़रूर लोक कलाकारों को बुलाया जाता है और लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये तमाम जो लोक कलाकार हैं वो अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं। ये कौन सा नृत्य है? मटका नृत्य क्या? भेड़िया। अच्छा, ये कहाँ का है? मुख्य प्रयागराज। अच्छा, तो आप लोग वहीं से आए? जी। आपकी ये पूरी टीम आई है? हाँ। देखिए, ये भेड़िया नृत्य है, प्रयागराज से ही आए हैं। इधर आपको दिखाएं तो झांसी से ये लोक कलाकार आए, इधर आपको दिखाएं तो ये मथुरा का जो मशहूर हम कहें मयूर नृत्य होता है वो बरसाने का ये है। और यहाँ देखिए तमाम सारे जो कलाकार हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ ये मयूर नृत्य जो है वो हो रहा है। यहाँ आप देखिए तमाम सारे कलाकार हैं, उनसे बात भी करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये मयूर डांस है, आप लोग यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। इससे पहले भी आप लोग अलग अलग कार्यक्रमों में गए? जी हाँ। बताइए किस तरीके से पूरा मयूर नृत्य होता है? ये राधा रानी अपने कृष्ण जी के दर्शन करना चाहती थी मयूरों के, तो कृष्ण भगवान मयूर बन के आए थे। इधर श्री कृष्ण भगवान ये मयूर बनकर आए हैं। जय श्री कृष्णा। इससे पहले भी आप तमाम कार्यक्रमों में आ चुके हैं? बिल्कुल। ये योगी सरकार में हमने देखा है कि जब भी कुछ ऐसा पर्व समय आता है, सरकार में लोक कलाकारों का इतना भला हुआ है, पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ। हम लोगों को इतना काम मिला है योगी सरकार में, जो कि हम लोग इसी पर निर्भर रहते हैं, रोजी रोटी हमारी इसी लोक कला से चलती है और योगी जी की सरकार में कलाकारों को अधिक से अधिक काम मिला है। बिल्कुल। देखिए, इसका उद्देश्य, मकसद यही है कि कैसे जो लोक कलाएं हैं जो हम कहें विलुप्त हो रही हैं, लोक कलाकार को भी लोग जाने, लोक कलाओं के बारे में भी लोग जाने। और इसीलिए हमने देखा है तमाम मौके, अयोध्या हो या फिर तमाम जगहें हो, इसी लोक भवन में हो, हर जगह इस तरह से लोक कलाकारों को इस जो खास दिन होते हैं उन पर बुलाया जाता है। और आज भी जब योगी 2 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं तब ये लोक कलाकार यहाँ पहुँचे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ।
थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले ऐसे लोग कलाकार नृत्य अपना पेश कर रहे थे, अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, अनुभव आपको दिखा रहे थे। वापस अनुभव के पास चलते हैं, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो और ज़्यादा हमें तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं, डिटेल्स इसकी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अनुभव शुक्ला लगातार वहाँ से। और अनुभव, हम देख रहे हैं कि बड़ा सा मंच पीछे सज के तैयार है और आप बता रहे हैं कि 11 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मैंने अभी दर्शकों को बताया कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, तो इन 3 लोगों के अतिरिक्त और कौन होने वाले हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही मंच है सामने। और आप देखिए, अब चूंकि मुख्यमंत्री के आने का वक्त हो चुका है, दोनों जो उप मुख्यमंत्री, जैसा आपने बताया, ब्रजेश पाठक वो भी आ चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य वो भी आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री वो स्वतंत्र देव सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसलिए आप देखिए, यहाँ पर सारी जो चेयर हैं, कुर्सी लगी हुई वो भी है, मुख्य सचिव भी हैं हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर डीजीपी भी नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा ACS होम भी नज़र आ रहे हैं, तमाम और अफसर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए, इस तरीके की किताब भी है जिसका कि विमोचन भी मुख्यमंत्री यहाँ से करेंगे। और सरकार ने क्या कुछ किया है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाया गया है, वो सारी चीज़ें हैं इसमें, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो उपलब्धियाँ एक तरीके से सरकार की क्या रही हैं ये बताया गया है। और देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई सरकार पहले ही ये बता दे कि भाई 100 दिनों में हमारा एक एजेंडा है, हम इस तरीके से काम करेंगे, इन सारी चीज़ों पर हम काम करेंगे। अब इस सरकार का एजेंडा क्या है? इस सरकार के एजेंडे में युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, और वो हमें इस 100 दिनों में देखने को भी मिला। कैसे? देखिए, जब पुलिस भर्ती की बात हुई, 10,000 पदों पर जो भर्ती थी उसका रिजल्ट घोषित हुआ और वहाँ पर लोगों को तैनाती मिली। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो अभी जब बजट पेश हुआ तो जो घोषणा पत्र में बात थी कि 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको बसों में फ्री यात्रा करने दी जाएगी, उसके लिए बजट का प्रावधान था। फिर जो स्कूटी देने की बात है उसके लिए बजट में प्रावधान है। और किसानों की अगर बात कर लें तो गन्ना किसानों को जो बकाया है उसको भी सरकार ने दिया है। तो ये तो प्राथमिकता में है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है सरकार लगातार। कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए उत्तर प्रदेश में, कैसे इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 बनाया जाए, उसके लिए काम हो रहा है। इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग 3 सेरेमनी हुई जहां खुद प्रधानमंत्री आए। यानी जब ग्राउंड ब्रेकिंग 1 हुई थी उसमें जो भी हम कहें कि जो भी प्रपोजल थे वो अब धीरे धीरे धरातल पर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से अभी इसी हम कहें तो महीने, इसी हफ्ते हो सकता है प्रधानमंत्री जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर दें। तो सरकार लगातार इन सारी चीज़ों पर एक साथ काम कर रही है। इसीलिए उसने नाम दिया है सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित ये 100 दिन। सरकार का कहना है कि इन 100 दिनों में हमने इसी उद्देश्य के तहत काम किया है और आगे भी यही एजेंडा रहने वाला है। आप देखिए कैसे यूपी को एयरपोर्ट का हब बनाया जा रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें योगी 1 के कार्यकाल में भी लगातार नए नए एयरपोर्ट बनाए गए। और अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने जो 5 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ 5 जो और ज़िले वहाँ पर एयरपोर्ट के लिए एक MOU साइन हुआ है। तो लगातार हर दिशा में मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश आने वाले समय में एक ऐसा स्टेट हो जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। कभी 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। तो हर एक दिशा में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर हम कहें किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर तरफ सरकार का फोकस है। और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि देश की इकोनॉमी को अगर हम 5 ट्रिलियन बनाने की बात, आपने बहुत सारी बातें बताई जो सरकार ने जो काम किए हैं और सरकार जिनके बारे में अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़क पर जाम लगने की खबर आ रही है। महामाया फ्लाईओवर से DND तक जाम लगा हुआ है। चिल्ला बॉर्डर तक धीरे धीरे गाड़ियां चल रही हैं, रेंग रही हैं, और जाम लगने के कारण सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप। महामाया फ्लाईओवर से DND तक जाम, चिल्ला बॉर्डर तक धीरे धीरे गाड़ियां सरक रही हैं, रेंग रही हैं बल्कि, और जाम लगने के कारण सैकड़ों गाड़ियां इसमें फंसी हुई हैं, जैसा कि इन तस्वीरों से बहुत साफ जाहिर है। अंकित कौशिक फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। अंकित, जाम की वजह क्या है? जी देखिए, आपको बता दूं कि सुबह सुबह बात करें तो नोएडा से दिल्ली के लिए सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं, जिसके चलते जो कार की रफ्तार धीमी हो जाती है। वहीं बात की जाए एक तरफ तो कहाँ सैकड़ों कार एक साथ मॉर्निंग में निकलती है, उसके चलते थोड़े कार की रफ्तार धीमी होगी। वहीं दूसरी तरफ आगे जाकर एक जो है ट्रक था जो कि किसी कारणवश पलटा हुआ था, उसके कारण भी कहीं न कहीं जाम जो है धीरे धीरे कार की रफ्तार धीमी हो गई थी। जिसके बाद अब फिलहाल की स्थिति की जाए ट्रैफिक विभाग द्वारा उस ट्रक को हटा दिया गया है और जाम भी जो है पूरी तरह से खुल जाएगा। फिलहाल सुचारू रूप से पूरी तरीके से रोड साफ है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित।
तो अंकित हमें अपडेट कर रहे हैं कि एक ट्रक का पलटा पड़ा था जिसकी वजह से ट्रैफिक धीरा हो गया और उसके बाद जाम लगा, लेकिन अभी फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने उस ट्रक को हटा दिया है और वहां पर सुचारू रूप से यातायात चल रहा है। तो ये जाम अब खुल चुका है। और यूपी के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बारिश की वजह से शहर में कई सालों से हो रहे जल जमाव की हकीकत को देखा। मंत्री दयाशंकर सिंह ने पैदल चलकर नालों की सफाई और जल जमाव की समस्या को नजदीक से देखा। परिवहन मंत्री ने अधिशासी अधिकारी को जल भराव की जगहों पर नालों की सफाई कराने के लिए निर्देश दिया। और परिवहन मंत्री ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था कि जल जमाव से बलिया शहर को निजात दिलाऊं। देखिए आप, मंत्री दयाशंकर सिंह खुद जाकर देख समझ रहे हैं कि जल जमाव कहां है और क्यों। ये देखिए आप खुद जाकर देखें। पहले भी हम लोगों ने वादा किया था बलिया नगरवासियों से, भाई हम लोग आपको पानी के जल भराव से मुक्ति दिलाएंगे। इसके लिए विधायक बनने के बाद से लगातार मेरा प्रयास चल रहा है कि बलिया के लोगों को इस बार जल भराव की स्थिति में न आना पड़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।